अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। अमेरिका में बंदूक बरदार का शदीद हमला, फायरिंग में 22 अमेरिकियों को मौत के घाट उतारा। 50 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। फायरिंग के बाद फरार हमलावर की पुलिस कर रही है तलाश। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी जारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 6,546 तक पहुंच गई। अल जजीरा टीवी के जर्नलिस्ट का पूरा खानदान इसराइली हमले में हुआ शहीद। तुर्क सदर एर्दोगान ने मगरबी ममालिक को दिलाया गुस्सा, हमास के जंगजुओं को बताया मुजाहिदीन। अपना इसराइल का दौरा कैंसिल करते हुए कहा, पूरी दुनिया इसराइल की कर्जदार, लेकिन हम नहीं। रूस ने इसराइल हमास जंग को लेकर दुनिया को खबरदार किया, कहा खित्ते में खून बहाने का सिलसिला रोका जाना चाहिए, वरना जंग मिडल ईस्ट से बाहर तक फैल सकती है। दारुल हुकूमत में हिंदू धर्म संसद को मिली थी इजाजत, लेकिन मुस्लिम महापंचायत को परमिशन देने से अदालत का इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने कम्युनल टेंशन बढ़ने का जाहिर किया अंदेशा। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को ईडी का आया समन, तो कांग्रेस हुई भाजपा पर हमलावर। खरगे ने कहा, राजस्थान में बीजेपी को नजर आ रही है हार, इसीलिए सरकारी एजेंसियों का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। अमेरिका की रियासत मैन के शहर ल्यूस्टन में फायरिंग के वाकयात में कम से कम 22 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल NBC के मुताबिक मकामी अस्पताल का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में हलाक व ज़ख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम ने ल्यूस्टन और आबरन के रिहायशियों से कहा है कि वो अपने घरों में ही रहें। पुलिस ने हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। पुलिस हुकाम ने मुश्तबा राइफल पकड़े एक मुलजिम की तस्वीर जारी की है। सोशल मीडिया ज़राए के हवाले से आई खबरों में हमलावर की शिनाख्त 40 साला रॉबर्ट कार्ड के तौर पर की जा रही है, जिसे अमेरिकी फ़ौज का अहलकार बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने एक गाड़ी की तस्वीर भी जारी की है, जो मुबैना तौर पर इस वाक़े में इस्तेमाल हुई। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक हमलावर अब भी फरार है, जिसको तलाश किया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई ने कहा है कि गजा में कार्रवाइयों में अमेरिका मुलविस है, जिसके हाथ तमाम मजलूमों के खून से रंगे हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और नस्ल कुशी में इसराइल से बढ़कर अमेरिका मुलविस है, जो गजा में इसराइली कत्ल व गारतगिरी को मुनज़्ज़म कर रहा है। आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने मज़ीद कहा कि हमास ने इसराइल को ऐसा धचका पहुँचाया है जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसराइल और मगरबी ममालिक हमास के हमले के बाद से तिल मिला रहे हैं और मासूम शहरियों पर बमबारी करके बदला ले रहे हैं। इसराइल की गजा पर मुसलसल 24 घंटे से जारी बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई, जिसके बाद गजा और मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6,546 तक पहुँच गई है, जिसमें मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइल ने 7 अक्टूबर से गजा के साथ साथ मगरबी किनारे पर भी बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गजा के मुसलसल मुहासरे और बिजली व दीगर चीज़ों के सप्लाई बंद होने की वजह से हेल्थ सिस्टम बिल्कुल बैठ गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद गजा के 15 अस्पतालों को मजबूरन बंद करना पड़ा है। خليكم لورا يا شباب. لا اله الا الله. لسه الشظايا
اسرائیلی حملے میں الجزیرہ ٹی وی کے غزہ میں بیورو چیف کی اہلیہ، بیٹا اور بیٹی بدھ کی رات ایک اسرائیلی فضائی حملے میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ روئٹرز کے مطابق اس واقعے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک اور ذرائع نے اس معاملے میں اسرائیل کی جانب سے تصدیق کیے جانے کی بات کہی ہے۔ الجزیرہ کے جرنلسٹ کے شہید ہونے والوں میں الجزیرہ کے صحافی کے خاندان کے باقی افراد بھی شامل ہیں، تاہم اب تک ٹی وی چینل کی جانب سے اسرائیل پر صحافی کے خاندان کو نشانہ بنانے کا الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اپنا اسرائیل کا مجوزہ دورہ کینسل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک صہیونی ریاست کی مقروض ہو سکتی ہے، لیکن ترکیہ تمہارا قرض دار نہیں ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر طیب ایردوان نے اپنی جماعت کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مغرب حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کہہ رہا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ جنگجو نہیں بلکہ مجاہدین ہیں جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صدر طیب ایردوان نے مزید کہا کہ ترکیہ کو اسرائیلی ریاست سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ان سے تعلقات ہیں، لیکن اسرائیل کے غزہ پر مظالم کو ہم نے کبھی بھی قبول نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ کریں گے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں میں آدھے بچے ہیں، جس سے اسرائیل کے انسانیت کے خلاف جانتے بوجھتے جرائم کا صاف ظاہر ہوتا ہے۔ طیب ایردوان نے یہ بھی کہا کہ میرا اسرائیل کے دورہ طے تھا، لیکن اس جارحیت اور بربریت کو دیکھتے ہوئے یہ دورہ میں کینسل کر رہا ہوں۔ لبنان کی فوجی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نے اسرائیل حماس جنگ کے دوران اسرائیل مخالف سرکردہ تنظیموں، حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ بیروت میں بات چیت کی ہے۔ لبنان میں میٹنگ کے بعد ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے حماس کے صالح العروری اور اسلامی جہاد کے رہنما زیاد النقلہ کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ ان تینوں کو ایران کی حمایت یافتہ دیگر عسکریت پسندوں کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں اس حساس مرحلے پر اگلے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس دوران پڑوسی ملک شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز اسرائیل کے فضائی حملے میں شمالی شہر حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے رن وے کو نقصان پہنچا اور اسے سروس سے محروم کر دیا گیا۔ مسقط میں خلیجی وزراء کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے فلسطینیوں کے خلاف جارحانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کے خلاف جارحانہ پالیسیوں کی مذمت کرنے کے اصولوں پر خلیج تعاون کونسل پہلے دن سے قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے لیے مسئلہ فلسطین ایک اہم ایشو ہے۔ سعودی عرب فلسطینیوں اور ان کے تمام قانونی حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسئلہ فلسطین صرف فلسطینی عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایشو ہے، یہ پورے عالم عرب اور عالم اسلام کا مسئلہ ہے، بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کاز کو اپنے دل و دماغ میں جگائے رکھیں اور اپنی مذہبی بات چیت میں بھی اس مسئلے پر گفتگو کریں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ مڈل ایسٹ سے باہر تک پھیل سکتی ہے، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ معصوم عورتوں، بچوں اور بوڑھے فلسطینیوں کو دوسرے لوگوں کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ صدر پوتن کرملن میں ایک اجلاس میں خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں مختلف مذاہب کے رہنما شریک تھے۔ ان کا کہنا تھا خطے میں خون بہانے کا سلسلہ روکا جانا چاہیے تھا۔ میں نے یہ بات دنیا کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ فون کالز پر کہی کہ اگر جنگ بندی نہ کی گئی تو خطرہ ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے باہر زیادہ دور تک پھیل جائے گی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट ने कम्युनल टेंशन भड़कने का अंदेशा जाहिर करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत ऑर्गेनाइज करने की परमिशन नहीं दी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को दारुल हुकूमत दिल्ली के रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत मुनक्कद करने के लिए एनओसी देने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने प्रोग्राम के पोस्टर की जांच की और कहा कि इसमें फिरका वाराना रंग हो सकते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को ऐसे वक्त मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जब कई हिंदू मजहबी त्यौहार मुनक्कद किए जा रहे हों। अदालत ने यह भी कहा कि पंचायत पुरानी दिल्ली इलाके में बुलाई गई है जहां कम्युनल टेंशन होने का अंदेशा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने आज जुमेरात को फॉरेन करेंसी खिलाफ वर्जी या फेमा जांच में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन जारी किया है। साथ ही ईडी ने राजस्थान कांग्रेस सदर के कई ठिकानों पर छापे भी मारे हैं। इस मामले पर अशोक गहलोत ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ईडी की हर रोज समन ईडी इसलिए भेज रही है क्योंकि राजस्थान में तरक्की का काम ना हो सके। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन अब आप समझ सकते हैं। जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि राजस्थान में खवातीन को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस की जानिब से दी जा रही गारंटियों का फायदा मिल सके। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इलेक्शन आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी व दीगर बीजेपी के असली सरबराह बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी यकीनी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी दांव चला। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी असेंबली इलेक्शन मुहिम में उतरते हुए कांग्रेस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही जमहूरियत के लिए खतरनाक है। खड़गे ने आगे लिखा कि हम एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अवाम बीजेपी को करारा जवाब देगी। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीआरएस पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इलेक्शन में बीजेपी और बीआरएस कांग्रेस को हराने के लिए सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कहना चाहता हूं, कल हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले। तेलंगाना चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय राष्ट्र समिति दोनों मिलकर चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे मिसयूज कर रहा है उसके बारे में हम लोग फिरियाद दिए। पर्टिकुलर इन ऑफिसर्स 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से एक ही जगह में है। वो ऑफिसर लोग वहाँ पर बिजनेस सेक्शन को बुला दे के बीआरएस को इलेक्शन फंड्स देने के लिए और रिटायर्ड हो गए सो ऑफिसरों को लाइक प्रभाकर राव आईपीएस ऑफिसर, वेणुगोपाल राव, जगनमोहन राव, नरसिंह राव, राधा किशन राव, भुजंग राव, दुग्ग्याला प्रणीत राव, ऐसे सब सारे केसीआर रिश्तेदारों को उसमें से ज़्यादा लोग 8 साल 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेकर रेगुलर पोस्टिंग देके अपोजिशन पार्टी को सताने के लिए, केसेस लगाने के लिए, हरासमेंट के लिए दे आर वर्किंग लाइक प्राइवेट आर्मी। इनके बारे में भी हम लोग फिरियाद दिए। और मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट विंग तो पॉलिटिकल पार्टी ओन मीडिया है तेलंगाना में। केसीआर का खुद का टी न्यूज़ चैनल है, नमस्ते तेलंगाना पेपर है, तेलंगाना टुडे, ऐसे बहुत सारे चैनल्स पेपर्स केसीआर का खुद का है, बीआरएस पार्टी का। उसमें कांग्रेस के खिलाफ इतना गलत इंफॉर्मेशन दे रहे, गलत वार्ता छाप रहे कि कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो गया, ये सब सारे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी ओन मीडिया के ऊपर एक नजर रखना है, ऑफिसर को अपॉइंट करना है, वो हम याद दिलाए। दूसरी तरफ रेगुलर मीडिया चैनल्स के ऊपर दबावट लाकर अपोजिशन के लिए कोई स्पेस ही नहीं दे रहा है। मतलब कंप्लीट रूलिंग पार्टी का जो कैंपेनिंग है, रूलिंग पार्टी नेता लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ही दिखा रहा है। तो न्यूज चैनल्स में भी हमारा हिस्सा हमको जरूर देना है। वी आर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, we have to get our own share.
सो ये भी उन लोगों के नज़र में हम लेकर गए। और खासकर तेलंगाना जो डीजीपी अंजनी कुमार, ही बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश कैडर ऑफिसर। आंध्र प्रदेश कैडर ऑफिसर ही हैज गॉट आउट ऑफ द वे बेनिफिट बीइंग एन डीजीपी। तो आउट ऑफ द वे जिसको जब बेनिफिट मिला है वो सरकार के साथ और केसीआर के साथ काम कर रहा है, उनको तुरंत वहां से निकालने के लिए हम लोग फिरियाद दिए। इसीलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जितना भी हम लोग कंप्लेंट दिए उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना। ये एक्शन अगर नहीं लिए तो आगे हमारे कार्रवाई कैसे रहना हम लोग सोचेंगे। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए 5 रियासतों के इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कास्ट सेंसस के लिए अपोजिशन पार्टियों के दबाव से डरे हुए हैं, क्योंकि इससे अगले साल के आम इंतखाबात से पहले मजहब की बुनियाद पर तकसीम के बीजेपी के मंसूबे को झटका लग सकता है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि राम मंदिर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तानी हजारों सालों से राम की पूजा करते आ रहे हैं। अचानक मोदी राम भक्त बन गए हैं और देश को धर्म की बुनियाद पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका में बंदूक बरदार का शदीद हमला, फायरिंग में 22 अमेरिकियों को मौत के घाट उतारा। 50 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। फायरिंग के बाद फरार हमलावर की पुलिस कर रही है तलाश। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी जारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 6546 तक पहुंच गई। अल जजीरा टीवी के जर्नलिस्ट का पूरा खानदान इसराइली हमले में हुआ शहीद। तुर्क सदर एर्दोगान ने मगरबी ममालिक को दिलाया गुस्सा। हमास के जंगजुओं को बताया मुजाहिदीन। अपना इसराइल का दौरा कैंसिल करते हुए कहा, पूरी दुनिया इसराइल की कर्जदार, लेकिन हम नहीं। रूस ने इसराइल हमास जंग को लेकर दुनिया को खबरदार किया। कहा, खित्ते में खून बहाने का सिलसिला रोका जाना चाहिए, वरना जंग मिडल ईस्ट से बाहर तक फैल सकती है। दारुल हुकूमत में हिंदू धर्म संसद को मिली थी इजाजत, लेकिन मुस्लिम महापंचायत को परमिशन देने से अदालत का इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने कम्युनल टेंशन बढ़ने का जाहिर किया अंदेशा। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को ईडी का आया समन तो कांग्रेस हुई भाजपा पर हमलावर। खरगे ने कहा, राजस्थान में बीजेपी को नजर आ रही है हार, इसीलिए सरकारी एजेंसियों का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।